हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस चक आईएएस मोटिवेशन। और आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री और अध्याय 2 उसमें आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो उसके कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशियाँ अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। और आगे देख लेते। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती हैं, तो इसको अच्छे से समझेंगे दोस्तों। आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती हैं? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियाँ तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते हैं। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ऐसे लकड़ियों से। पत्थरों के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्तुओं को सिलने के लिए किया जाता है। ये देखिए, सिलाई कर रहा है इंसान, ठीक है, और ये खोद रहा है, ठीक है, जड़ को। आगे देख लेते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहों के होने के निर्माण मिले। इनके अलावा अभी और कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। तो ये मानचित्र देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए बुर्ज होम, ये पूरा मानचित्र, बुर्ज होम, मेहरगढ़, ये सब है, और कोलकाता, ये सब बुर्ज होम। ये ब्लू है,
ये इस तरह का, ये रहा चिरांद, ठीक है, महागढ़, कोल्डी हवा, दाऊजली हैंडिंग, ठीक है, ये रहा हल्दर, पेपल्ली, आगे और ये सब आगे देख लेते भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, ठीक है, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में। कई बार एग्जाम पूछा गया भीमबेटका कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंधारें मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती है। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? ठीक है, आप लोग भी सोच विचार के कमेंट्स बॉक्स में बताना। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। शैल चित्र कला, इनमें से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें क्या पता चलेगा? इस चित्र को देखिए, शैल चित्रकला है। इन गुफाओं में लोग रहते थे। उनमें से कुछ ही दीवारों पर चित्र मिले हैं, और वो जो लोग रहे थे गुफाओं में उन्होंने चित्र भी बनाए गुफा में, तो उसके बारे में वर्णन है। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से संजीव चित्रण है, ठीक है। ये जंगली जानवर बनाया है इंसान ने। ये देखिए गुफाएं का चित्र है, ठीक है। और आगे हम लोग देख लेते हैं पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में जरूर मिलेगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे आग की खोज। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, और आगे देख लेते हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किसके लिए और कैसे करते हैं वो समझ लेंगे। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पाषाण काल कहते थे। ये दो शब्द यानी पुरा यानी प्राचीन और पाषाण माने पत्थर से बना। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण काल कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठी लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। इस अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब होता होगा हमने कुछ स्थानों के नए नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में उनका क्या नाम रखा हुआ, ठीक है। और बदलती जलवायु, तो इसको देख लेते। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, तो जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज
प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे लोगों होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पकाकर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, ये से याद रखना। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने से उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन्हें अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकते हो जिसमें कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे तथा जानवरों अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हें पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिन्हें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो इनमें से कौन सा जंगली सुअर और कौन सा पालतू सुअर है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आती है। ठीक है, सबसे पहले कुत्ता, उसके बाद भेड़ बकरी। एक नवीन जीवन शैली, इसको देख लेते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटवाने, जानवरों को चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है, ये समझ लेना। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, उसे जो भोजन का एक अच्छा स्रोत। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरा शब्दों में पशु पालन भोजन के भंडार का एक तरीका। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातन युद्ध को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने की साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें से महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और फसलों की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते थे। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर
जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता लगता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ प्रस्थलों और झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में बुर्ज होम कश्मीर में कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता। गड्ढे के नीचे बनाए हुए घर को गर्तवास कहते हैं दोस्तों। इनमें से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविद को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। ठीक है, अभी देख लेंगे हम गर्तवास। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखिए औजार नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं, ये देखिए। ओके दोस्तों, नवपाषाण युग के पुरावस्तु से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है। ये प्लान है, कभी कभी इस पर चित्रकारी भी करते हैं, पर यह प्लान है। धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बने गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या वे ये बर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरह जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, तो वहीं उन अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ये हम लोग देखेंगे। मेहरगढ़ का ये चित्र है दोस्तों, ये वाला। अब इसको हम समझ लेते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ समतल वह स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसी जंगली जानवरों का तथा भेड़ और बकरियों की हड्डी हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, इनमें से कुछ समय तक भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते। लोगों की आस्था की मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र ये देखिए दोस्तों, इसके साथ बकरी भी धरी गई है, देख लीजिए। बकरी शायद नहीं है, पर बकरी को बताया धर देते थे, जिससे ये लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे दोस्तों। फ्रांस में गुफा में भी की गई चित्रकारी। फ्रांस में जो लोग रहते थे वो गुफा में तो वो चित्रकारी करते थे, जैसे कि अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में करते थे वैसे ही। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढना। ठीक है, आप लोगों के पास एटलस हो तो वहाँ फ्रांस देखना। इस प्रस्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इसी तरह के चित्र 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र जंगली घोड़े, गाय, भैंस, घैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। इन रंगों को लोहा, इस्के और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए भी बनाया गया था। उपयोगी शब्द: आखेटक, खाद्य संग्रह, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र। ये आवश्यक शब्द हो गए। उपयोगी शब्द: एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में
तुर्की ढूंढो। और जो तुर्की है उसका नाम अब तुर्की हो गया दोस्तों, इसको याद रखना। ओके दोस्तों, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध प्रस्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं, उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। कल्पना करो तुम, ये सब आपका होमवर्क है, ये सब अभ्यास, ठीक है। ये हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियां वो देख लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मध्य पाषाण युग 12,000 वर्ष से 10 साल, ठीक है, ये इसको याद रखना। बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग 10,000 साल पहले, इसको याद रखना। मेहगढ़ में बस्ती आरंभ 8,000 साल पहले, ठीक है, इसको ये अच्छा है। और अब कल आपका तीसरा चैप्टर चालू होगा। ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, इसको एक लाइक कर देना। और ये डेली आपको क्लासें मिलती रहेंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपकी NCERT 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट हो जाएंगे पिछले 4-5 मंथ्स में। ओके दोस्तों, जल्द से जल्दी कंप्लीट कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको हमें सपोर्ट करें दोस्तों।